आज के वीडियो में बात करेंगे न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव। न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव भारतीय संविधान के लागू होने से ही जारी है, जो अभी भी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अभी हाल ही में कहा है कि देश की सभी समस्याओं के समाधान की उम्मीद न्यायपालिका से करना गलत है, क्योंकि देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक चुनी हुई विधायिका और कार्यपालिका है, जिनके कार्य क्षेत्र अर्थात अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और संसद के साथ अदालतों की एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित की थी, और इस संबंध में इसने जो मुख्य जो बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने या निर्धारित किया था, इसने जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है या बेसिक ढांचा है, उसकी व्याख्या की थी। और इस संबंध में सीजेआई अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस फैसले को संविधान और गणतंत्र का ध्रुव तारा बताया है। लेकिन इस फैसले के बावजूद भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों और अधिकारों का स्पष्ट और लिखित ना कोई विवरण है, ना कोई नियमावली है, ना कोई आचार संहिता है। इसलिए इस आचार संहिता के अभाव में टकराव न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। और इसके बावजूद ये कहा जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव होते हैं, जो मत भिन्नता होती है, वो जीवंत और विकसित लोकतंत्र की निशानी होती है। लेकिन जो टकराव और मतभेद, इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, और इसके बारे में कई न्यायविद हैं और कई संविधानविद हैं, इन्होंने चिंता भी जाहिर की है। और इसके अंतर्गत जो 4 पहलू है जिसकी बात की जाती है, इसके आधार पर न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो टकराव है न्यायपालिका और कार्यपालिका को, उनको कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है जो केशवानंद भारती जो केस हुआ था, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उनके खिलाफ आया था, उस फैसले से नाखुश होकर इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता के सिद्धांत को दरकिनार किया, उसका उल्लंघन किया। अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति थी, उन्हें वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन किया और अपने मनपसंद के जजों की नियुक्ति की और एक गलत परंपरा शुरू की। इसके बाद न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। अर्थात इसमें जो जज होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं, उनका एक समूह होता है, वही जजों का ट्रांसफर करता है, वही जजों का प्रमोशन करता है और वही जजों की नियुक्त करता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। और जो कोलेजियम की व्यवस्था है और न्यायिक फैसलों के आधार पर जो कोलेजियम की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित की है, इसके आधार पर सर्वाधिक टकराव सरकार और न्यायपालिका के बीच होते रहे हैं। जजों द्वारा जो मनमानी जो नियुक्ति की जाती है, ऐसा बताया जाता है कोलेजियम की व्यवस्था के अंतर्गत, तो संसद ने इसके संबंध में सर्वसम्मति से एनजेएसी आयोग अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने का प्रयास किया। लेकिन कोलेजियम प्रणाली के कई दोषों को मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रणाली को बनाए रखा है, अभी बनाए रखा है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अर्थात एनजेएसी की सरकार ने जो गठन करने का प्रयास किया था, उसे निरस्त कर दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद अर्थात 8 साल के बाद भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसे व्यवस्थित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के आधार पर सरकार और न्यायाधीशों में सहमत नहीं बन पा रही है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की जो व्याख्या है और उसके नियम है, उसके तय नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ट्रांसफर और उनके सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के मामले में भी कोई ठोस नियम नहीं बन रहा है। और मुख्य रूप से जो ट्रांसफर का मामला है, जजों के ट्रांसफर का मामला है, उसमें वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस मामले में कभी कभी कुछ जजों ने असहमति भी जाहिर की है और निराशा भी जाहिर की है। और आगे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के पद है, वो तो पूरी तौर पर भरे हुए हैं, हमेशा लगभग भरे ही रहते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय में जो पदों की जो रिक्तियां हैं, वो अभी बनी रहती हैं और अभी भी हैं। और इस संबंध में सरकार और जो न्यायपालिका, उसके बीच टकराव होते रहते हैं। और इससे जो नुकसान ये होता है कि आम जनता को न्याय मिलने में देरी होती है, और जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर और प्रमोशन के जो नियम है, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, उसके माध्यम से लिखित तौर पर इसे नोटिफाई करने की आवश्यकता बताई जाती है, अगर इस समस्या का हल पाना है तो। इसके अलावा जो पारदर्शी व्यवस्था करने की बात की जाती है,
जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और पदोन्नति में और निष्पक्ष व्यवस्था की बात की जाती है और योग्य जज नियुक्त होके आए और जिससे न्यायपालिका के प्रति जनता का भरोसा बढ़े और सरकार का जजों से टकराव कम हो। इसके बाद दूसरा पहलू आता पीआईएल। पीआईएल भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके आधार पर सरकार और जो न्यायपालिका उसके बीच टकराव होते रहे हैं। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मूल अधिकारों की रक्षा संबंधित अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो असंवैधानिक कानून होते हैं अर्थात जो मूल अधिकारों के हनन करने वाले कानून होते हैं संसद बनाती है, उनको रद्द कर देती है। लेकिन 1979 के आसपास ऐसा हुआ कि जेलों में जो कैदी थे उनके रिहाई के लिए पीआईएल अर्थात जनहित याचिका की एक बड़ी शुरुआत की गई और साथ साथ जनहित याचिका की शुरुआत जो बंधुआ मजदूर थे उनके संबंध में भी की गई और जनहित याचिका एक मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन पिछले कई सालों में ऐसा हो रहा है, हर छोटी बड़ी समस्या के लिए लोग जनहित याचिका दायर कर देते हैं और जिससे न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है और न्यायिक सक्रियता की एक नई पहल चालू हुई है अर्थात न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है और जिसके कारण ऐसा होता है कि सरकार कोई भी कानून बनाती है भले वो आम जनता के हित में हो और न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता की वजह से उस कानून को रद्द कर देती है, अपने नए निर्देशों को जारी करती है और वो न्यायपालिका के निर्देश एक प्रकार का कानून ही ले लेते हैं और न्याय सक्रियता के खिलाफ सभी दल और सरकारों ने चिंता जाहिर की है और मुख्य रूप से जैसे कॉमन सिविल कोड हुआ, वैवाहिक दुष्कर्म जैसे मामले हुए, इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लेकिन ऐसे मामलों में निरर्थक लंबी चौड़ी सुनवाई और बहस चलती रहती है और जिससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अब कई जजों ने सार्वजनिक रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से पीआईएल के दुरुपयोग और इसके सियासी इस्तेमाल पर असंतोष भी जाहिर किया है और साथ ही साथ पीआईएल का दुरुपयोग रोकने के लिए जो बनाए गए लिखित नियम है उनका कोई भी पालन नहीं होता है। इस संबंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। लेकिन हकीकत ये है जो जनहित याचिकाएं निरर्थक जनहित याचिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जिससे सरकार और संसद की संस्थागत विफलता उजागर हो रही है, ऐसा आलोचक बताते हैं। इसके बाद तीसरा पहलू इसकी बात करते हैं। जो अनेक सियासी मामले होते हैं उनमें जो राज्य की पुलिस होती है वो अपने विरोधी दलों को परेशान करने के लिए गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती है। इसके अलावा केंद्र की जो एजेंसियां है, सीबीआई है, प्रवर्तन निदेशालय है, वह अनावश्यक गिरफ्तारियां करती है विरोधियों की और उन्हें परेशान करती है और जिससे उनकी स्वतंत्रता और आज़ादी का हनन होता है और सभी मामलों में जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जीवन का बहुमूल्य अधिकार है संविधान ने प्रदान किया है और इसकी रक्षा करना अदालतों की जिम्मेदारी है। अदालतें इस जिम्मेदारी को पूरी तौर पर निभाने का प्रयास भी करती हैं। अब आगे बात करते हैं कि लेकिन इन मामलों में अदालतों को इन जिम्मेदारियों को निभाने में दो तरह के जो विरोधाभास है उसके आधार पर न्यायाधीशों की कभी कभी आलोचना होती है। हालांकि न्यायाधीशों की आलोचना नहीं करनी चाहिए लेकिन लोग आलोचना करते हैं कि लोकतंत्र है, वो ये मान के चलते हैं हम कुछ भी कह सकते हैं न्यायपालिका के खिलाफ, लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ हर मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले आलोचना इस आधार पर की जाती है गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े मामले होते हैं वो निचली अदालतों में उनकी सुनवाई होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए। लेकिन बात ये होती है, इसमें दूसरी बात ये आती है कि जो आम जनता होती है या आम पब्लिक होती है उसे कई वर्षों तक न्याय ही नहीं मिलता है। लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं, जो एलिट क्लास के लोग होते हैं, जो समृद्ध वर्ग होता है, वह तुरंत शीर्ष अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, उनकी सुनवाई हो जाती है, उन्हें जमानत मिल जाती है और जिससे जो विधिक समानता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन होता है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में सीधी सुनवाई के संबंध में जो समानता कानून है वो कानून ध्वस्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे मुद्दे या चौथे पहलू की। शक्तियों और अधिकारों का जो स्पष्ट विभाजन है न्यायपालिका और कार्यपालिका का बीच, उस विभाजन के बावजूद भी राज्यों के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और कानून मंत्री इनकी एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसा रिवाज है और इसके बावजूद भी कोई भी ठोस हल नहीं निकल पाता है। जो 2016 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय जो लंबित मुकदमे थे भारत की अदालतों में 2,61,00,000 मुकदमे थे जो इस समय सन 2023 में बढ़ के लगभग 5 करोड़ से भी अधिक हो गए हैं। मुकदमों का जो बोझ बढ़ता जा रहा है अदालतों पर, इस मामले में राष्ट्रपति ने कई बार चिंता जाहिर की है
और प्रधानमंत्री ने भी कई बार चिंता जाहिर की है। इसके अलावा कई संविधानविद और जजों ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की है कि अदालतों पर बोझ है, कैसे कम किया जाए और लोगों के लिए, आम जनता के लिए एकदम त्वरित निर्णय जैसी कोई व्यवस्था की जाए। लेकिन जो संविधान में जो समता का कानून है, अर्थात विधि के समझ समता, जो 14 से 18 तक जिसका पालन करने की बात कही जाती है, उसका पालन भी होता है, लेकिन कभी कभी जो अधिकार है उसका उल्लंघन भी होता है। जैसे जो गरीब अमीर, उसके लिए सभी के लिए कानून बराबर है, कानून की जो समता है सभी के लिए बराबर है, लेकिन जो आम जनता से जुड़े मुकदमे होते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और जो वीआईपी धनी लोग होते हैं उनके मुकदमे जल्दी सुनवाई होती है, और फैसलों और कानूनों के आधार पर जो आम जनता है उसका अदालतों से जो भरोसा है वो कमजोर होने लगता है। और मुकदमे में जल्द फैसला, जमानत की जल्द सुनवाई और विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर जो फोकस करने के बजाय सरकार निरर्थक जो हस्तक्षेप करती है न्यायपालिका में, उसके आधार पे जजों की भी आलोचना होती है, सरकार की भी आलोचना होती है, क्योंकि कभी कभी ये कहा जाता है कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका को अपने हाथ में ले लिया, अर्थात कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया है। और कभी कभी ये कहा जाता है कि सरकार जो न्यायपालिका निर्देश जारी करती है उसके खिलाफ कानून बना देती है, राजनीतिक लाभ के लिए या कुछ भी कहिए। और ऐसे मामलों में विवाद पैदा करने के लिए सोशल मीडिया इस समय वर्तमान में वो सरकार और न्यायाधीश के बीच जो टकराव होता है उसको फेक न्यूज के रूप में वायरल करता है। इससे आईटी सेल से जुड़े लोग होते हैं उनका मुख्य शौक बन गया है। और जो टकराव को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जैसे ये लगता है कि भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उनके जो अधिकार हैं और उनके कार्य क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। और ऐसे आभासी जो प्रयास उनको रोकना चाहिए, और साथ ही साथ इससे समाज और देश का भला होगा अगर ऐसे प्रयास रोके जाएं। और जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है उसके बीच टकराव को रोका जाए, और दोनों अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण ना करें, और संवैधानिक सीमाओं का जो व्याख्या है वो स्पष्ट की जाए। उसकी एक लिखित आचार संहिता होनी चाहिए, जिससे बार बार संविधान का आधार लेके ना सरकार ना न्यायपालिका एक दूसरे के जो मामले हैं उनमें अतिक्रमण कर सके। तो ये तो हुआ न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव, उसके संबंध में वीडियो।